Hello, welcome to my channel Education World. Today in this video we'll learn how to study for GS paper 1. Okay, so as we all know that there are 4 GS papers in UPSC mains exam and we should have a detailed strategy for each paper. Okay, because each paper has its own significance and its own features. Okay, so let's begin with our first paper and understand how to prepare for it. Okay, so the first and foremost thing which you must remember while preparing for the exam is that you should learn or by heart the syllabus of this paper. ओके, यूपीएससी ने बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस दिया है आपको ये बताने के लिए कि यूपीएससी क्या चाहता है एक स्टूडेंट से, राइट. सो आपको सिलेबस तो पूरी तरह से याद रहना ही चाहिए. ठीक है. सो जीएस पेपर 1 जो है वो ब्रॉडली 3 सब्जेक्ट्स और 3 टॉपिक्स के बारे में बता रहा है, जो कि फर्स्ट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर विच इंक्लूड्स लाइक हिस्ट्री. ठीक है. हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर एंड जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में हमको पढ़ना है. सेकेंड इज़ जोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यूपीएससी हैज़ स्पेसिफिकली मैंशनड दिस दैट यू हैव टू स्टडी बोथ जोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज द world. Okay, and the third part of this syllabus is society. Okay, specifically Indian society, but आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली ऐसे कौन से ट्रेंड्स है जो चल रहे हैं एंड वो इंडियन सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. इसके बारे में हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखेंगे. ठीक है. सो दीज आर दी लाइक मेन 3 ब्रॉड एरियाज विच यू हैव टू कवर इन जीएस पेपर 1. Okay, so now let's understand like detailed syllabus of this paper. ठीक है. सो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है हिस्ट्री का. ठीक है. सो यूपीएससी ने क्लियरली बताया है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है हमको एंड क्या क्या पढ़ना होगा. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स. ओके. सो इसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग आर्ट के फॉर्म्स, ठीक है, जैसे डांस फॉर्म्स हुए या परफॉर्मिंग आर्ट्स है जो या फिर लिटरेचर के जो फॉर्म्स है. ओके. लिटरेचर में भी आपको एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी अगर कोई है उसके बारे में, या आर्किटेक्चर, स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर जो कि बहुत ज़्यादा यूपीएससी में पूछा जाता है. ठीक है. टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ, स्तूपा हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में. एंड उसके अलावा आपको अगर आपने 2020 का एक क्वेश्चन देखा होगा कि लाइक हाउ इंडियन फिलोसफीज डिफाइन द इंडियन आर्किटेक्चर. ठीक है. सो इन चीज़ों के अराउंड जो भी चीज़ रिवॉल्व करता है आर्ट एंड कल्चर में वो सब आपको रेडी करना होगा. आपके सिलेबस, आपके जो मेंस के नोट्स होंगे उसमें आपको इस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान रखना होगा. ठीक है. सो ये हुआ आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिकली आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो. ठीक है. तो आपका जो मेन रिसोर्सेस होंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए वो होगा फर्स्ट क्लास 11th का एनसीईआरटी. ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बुक जो कि आपको रेफ़र करना होगा जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ना स्टार्ट करोगे. एंड इसमें एनसीईआरटी में आपको हर एक आर्ट फॉर्म का या जो आर्ट एंड कल्चर का जो भी इम्पॉर्टेंट इंडियन एस्पेक्ट है वो सब चीज़ उसमें दिया गया है विद पिक्चर्स, जो कि आपको आसान रहेगा याद करने में एंड समझने में भी. ठीक है. सो द फर्स्ट विल बी एनसीईआरटी, क्लास 11 एनसीईआरटी. ठीक है. सेकेंडली आप नितिन सिंघानिया का जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का बुक है उसको भी रेफ़र कर सकते हो. बट उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स
उठाने हैं, ठीक है, बिकॉज जो नितिन सिंघानिया का बुक है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि है एंड इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे पास उतना समय भी नहीं होता है, एंड सेकेंडली मेंस के पहले हम उस पूरे बुक को एक साथ रिवाइज भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो द फर्स्ट वुड बी NCERT ऑफ क्लास 11th, ठीक है। सेकेंड वुड बी नितिन सिंघानिया, एंड थर्ड आप थोड़ा सा एंशंट हिस्ट्री के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्लास 11 का जो NCERT बुक है, ओल्ड NCERT बुक, उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो दीज थ्री वुड बी द रिसोर्सेज विच यू कैन रेफ़र फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ओके। एंशंट हिस्ट्री मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एंशंट हिस्ट्री से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर डायनेस्टी और रूलर जो है वो किस समय पे था, उनका आइडियोलॉजी किस तरीके से था, एंड उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे आर्ट एंड कल्चर पे कैसा असर पड़ा, ओके। लाइक अकबर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट लीडर रहे हैं, ठीक है। सो उनके सॉरी नॉट अकबर, अशोका के टाइम पे, सो उनके टाइम पे आप कैसे आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, ठीक है। देन औरंगज़ेब के टाइम पे आपको कैसे देखने मिलता है, और मौर्यन रूलर्स जो थे उस टाइम पे कैसे आर्ट एंड कल्चर आपको देखने मिलता है, या क्लब जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से बना था, ठीक है। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो यूपीएससी ने यहाँ पे देखो क्लियरली दिया गया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, ओके, वो स्टार्ट होता है मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंड टिल द प्रेजेंट, ओके। उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 1750s से स्टार्ट करके आपको प्रेजेंट तक का सारा हिस्ट्री पता होना चाहिए, ठीक है। बट आप जब PYQs एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कुछ अराउंड 1700 से लेके, मतलब मुग़ल पीरियड से लेके, एंड मुग़ल पीरियड कैसे डिमिनिश हुआ, मतलब उनका पावर कैसे कम होते गया, एंड हाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, एंड उसके बाद जो भी रेबेलियंस हुए, एंड हाउ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ओके। PYQs से एनालाइज करके आप ये जान सकते हो कि कौन सा स्पेसिफिक थीम्स है जिसके बारे में यूपीएससी ज़्यादा पूछती है। लाइक गांधीयन फिलॉसफी के बारे में हमेशा आता ही है, ठीक है। सो आपको उसको ध्यान रखना है। गांधीयन जो उनके जो भी सत्याग्रह थे या उनका जो भी आइडियाज़ था, उससे हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ पे, ओके। देन आपको कभी गांधी आइडियोलॉजी, देन सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी, और इसी तरीके से अंबेडकर के साथ लाइक कंपैरिजन भी कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम रिसोर्सेज की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो कि बहुत सिंपल है, हम हमेशा हर जगह देखते हैं, वो जो कि है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में आपको मतलब आप जानते ही हैं कि उसमें बहुत ही डिटेल्ड तरीके से दिया गया है। सो आपको स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ना है। सेकेंडली आप बिपिन चंद्रा का जो इंडियन इंडिपेंडेंस वाला बुक है वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें भी आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड वही उसको अगर हम कंबाइन करें सेकेंड और थर्ड पॉइंट को, तो आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है, उसके अलग अलग स्टेजेस, ओके। जैसे मॉडरेट फेज था, एक्सट्रीमिस्ट फेज था, देन गांधीयन एक फेज चला था कि जब गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वाला शुरू किए, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सारा जो भी मूवमेंट है वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड उसके जो भी इम्पैक्ट पड़े थे सोसाइटी पे, उस टाइम के इंडियन सोसाइटी पे, वो आपको पता होना चाहिए। एंड स्पेसिफिक
contributions of main personalities, okay, like सरदार पटेल जी का या सुभाष चंद्र बोस जी का, अंबेडकर जी का, गांधी जी का, नेहरू जी का, इन सब का आपको contributions भी उसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। बेसिकली इस टॉपिक पे पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट आपके पास लाइक एक आइडिया होना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन कैसे हुआ, कैसे हमने प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन स्टेट्स में कन्वर्ट किया। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। सो उस चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एक क्वेश्चन मे बी 2021 में पूछा गया था इस चीज़ के ऊपर। सो हम लोग कोई भी टॉपिक छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ये 10 to 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना आपके लिए रिस्की होगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली हिस्ट्री, ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री का है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको यहाँ पे बहुत से चीज़ें दिए गए हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ था। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ने का भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको फेमस रिवॉल्यूशंस लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर वर्ल्ड वॉर्स, उसको तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर का तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था हर कंट्री पे। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो मैं बेसिकली रेकमेंड करूँगी कि लाइक विजन IAS के नोट्स मुझे पर्सनली ठीक लगे थे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो आप विजन IAS का नोट्स रेफ़र कर सकते हो, या फिर मे बी फोरम IAS का भी कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स है जो कि थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया गया है उसमें कि क्या क्या हुआ था, कौन कौन से इवेंट्स थे। तो आप दोनों में से कोई भी रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ओके, सो ये इससे हमारा हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो ख़त्म होता है, ठीक है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ GS पेपर 1 विच इज़ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में बेसिकली हमको इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, उसके सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ओके, किस तरीके से हमको इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने कस्टम्स, रिचुअल्स, या किस तरीके से हम लोग जो सिर्फ सुनते आए हैं वो कैसे इवॉल्व हुआ, हमको वो पता होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फैमिली का इंस्टीट्यूशन, मैरिज का, ठीक है, रिलीजियस जो आइडियाज़ है वो हम बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। सो कास्ट है, ठीक है, ये सारे चीज़ जो है जिसको हम लोग इंडियन सोसाइटी में इतने साल से देखते आ रहे हैं, उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड जो ये डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, ये तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि लाइक इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी हम लोग यूनिटी से रह रहे हैं या इतना एक साथ रह रहे हैं। सो उसके कैसे रीजंस है, उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन। ओके, एक एक करके हम देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि लाइक वुमेन का जो रोल है वो सोसाइटी अब रिकग्नाइज कर रही है, ठीक है। सो UPSC इस चीज़ को बहुत ध्यान देता है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है उनके सिलेबस में कि आपको रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन उसको पढ़ना ही है, ठीक है। देन पॉपुलेशन और उसके एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स, ओके, जैसे कि पॉपुलेशन हमारा कंट्री का जो है वो किस तरीके से राइज हो रहा है एंड उससे क्या इश्यूज़ है, या अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो आगे जाके उससे क्या इश्यूज़ या उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपने देखा होगा कि चाइना का जो 1 चाइल्ड पॉलिसी था वो इतने सालों से सक्सेसफुल रहा, बट अब जाके उनका डेमोग्राफी जो है वो वर्किंग एज
पॉपुलेशन वाला नहीं है, ठीक है, तो अब उनको इश्यूज हो रहे हैं। ओके, सो हम लोग किस तरीके से अपने पॉपुलेशन को मोर लाइक इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, या अगर उनको कंट्रोल करना है तो किस तरीके के जो पॉलिसीज़ है या स्कीम्स है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। देन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, ये कि जो कि एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जो भी स्कीम्स है डेवलपमेंट के लिए, या उसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन अर्बनाइजेशन, उसके प्रॉब्लम्स एंड उसके रेमेडीज़, ठीक है। नाउ सोसाइटी में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो इस जीएस पेपर 1 का जो बाकी दूसरे पार्ट्स है उनमें बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब वो फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। बट सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है इस पेपर में जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है। तो आपको करंट में जो भी चल रहा है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे किस तरीके से हो रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल सोसाइटी में मे बी 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, बट वो एक ट्रेंडिंग चीज़ था जो कि सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज में। ओके, सो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन इवन गिग इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कुछ पूछे थे, ठीक है। सो ये सारे चीज़ जो है जो इंडियन सोसाइटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ सोसाइटी इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये कि बहुत ही फेवरेट सब टॉपिक है यूपीएससी का। ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे शुरू हुआ एंड उसके इफ़ेक्ट्स किस तरीके से इंडियन सोसाइटी पे पड़ रहे हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी पे मतलब इंडियन फैमिली इंस्टीट्यूशन पे, वुमेन पे, कल्चर पे। लाइक हम देखते हैं ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, सो इन सब चीज़ों को हमको अपने आंसर में बताना होगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो आपको पढ़ना है। लास्ट इज सोशल एम्पावरमेंट, देन कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। ओके, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप सोसाइटी के लिए रिसोर्सेस में बेसिकली आप कोई एनसीईआरटी बुक है 11th का या 12th का, उसको रेफ़र कर सकते हो, या फिर सोसाइटी के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप विजन आईएएस के नोट्स भी देख सकते हो, जो कि बहुत कंसाइसली उन्होंने इन सारे टॉपिक्स के बारे में बताए हैं, ठीक है। Now the last part of GS1 paper is geography. Okay, and geography में हम लोग को ये देखना है कि सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिज़िकल ज्योग्राफी ही नहीं, हमको इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि इकोनॉमी बेस्ड रहता है, एंड जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल जो सेटअप्स है वो कहाँ पे है, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना रहता है, ठीक है। तो सेलियंट फीचर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये बेसिकली आप एनसीईआरटी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ सकते हो। वो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, एंड आप उसमें कुछ पॉइंट्स है जो कुछ टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, तो उसके लिए आप जीसी लियोंग का जो बुक है उसको उसको रेफ़र कर सकते हो। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया, एंड जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। ये वाले पॉइंट के लिए या ये वाले सिलेबस के लिए आप पीएमएफ आईएएस का कुछ नोट्स है ऑनलाइन उनके वेबसाइट पे, आप वो रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो ज्योग्राफी आप बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है वो देख सकते हो। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी क्लास 11th का एनसीईआरटी है, ठीक है। और
कुछ लोग फोरम आईएएस का आई गेस येलो बुक जो है वो भी रेकमेंड करते हैं, बट आपको देखना है कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा इजी पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो आप वो चीज़ रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक और सुनामी और वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सब चीज़ आप क्लास 11 के एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। इवन जीसी लियोंग में भी ये दिया गया है, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला पार्ट है फ्लोरा फौना और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप GS3 से ओवरलैप करता है। तो GS3 में जब आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट या एनवायरनमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। सो या ओके, आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ओके, आई गेस आपने अभी तक सब जान लिया है कि कौन से टॉपिक के लिए आप क्या चीज़ रेफ़र कर सकते हो एंड किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि PYQ से आपको हमेशा लिंक करना है कि कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ऐसा प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं तो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, देन आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ के जा सकते हो इसमें से, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके ओके, bye bye and catch you guys in the next video.